हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे। आपके लिए बिहार स्टेट साइंस का प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं। इससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही डेली प्रैक्टिस सेट इस चैनल पे करवाए जाते हैं। ये आपको सिर्फ बिहार स्टेट में ही नहीं बल्कि अदर टीचिंग एग्ज़ाम, अदर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए भी काफ़ी हेल्पफुल सीरीज़ रहेगी। तो चलिए बिना देरी किए हम अपने प्रश्न को देख लेते हैं। आज का हमारा जो पहला प्रश्न है इसमें पूछा है, हीमोग्लोबिन में उपस्थित होता है तो कॉपर होता है या आयरन होता है या कोबाल्ट होता है या निकिल होता है। तो ऑप्शन नंबर बी यानी आयरन यानी एफी के साथ हम चले जाएंगे। आयरन जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी जो हीमोग्लोबिन में होता है पाइफायरिन नामक आयरन पाया जाता है और उसके केंद्रक में एक लौह का परमाणु होता है तथा शरीर में यह गैस के परिवहन का भी कार्य करता है। इसलिए राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिपरी निम्नलिखित के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन ए है कंप्यूटर कारखाना, ऑप्शन बी है पेनिसिलिन फैक्ट्री, ऑप्शन सी है कागज मिल या इनमें से कोई नहीं। तो पिपरी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा पेनिसिलिन। यानी महाराष्ट्र के पुणे जिले में पिपरी नामक स्थान पर पेनिसिलिन बनाने का कारखाना स्थित है। इसलिए इसका जो राइट आंसर पेनिसिलिन फैक्ट्री इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव रक्त में वे छोटी चक्रिकाएं जो रक्त को आतंच करने वाला पदार्थ उत्पन्न करती हैं क्या कहलाएंगी। श्वेत रक्त कोशिकाएं यानी WBC या लौ रक्त कोशिकाएं यानी आयरन या बिम्बाणु जिन्हें प्लेटलेट्स कहते हैं, और यानी ऑप्शन नंबर डी प्लाविक, जिसका जो राइट आंसर हो जाएगा बिम्बाणु यानी थ्रम्बोसाइट या ब्लड प्लेटलेट्स के नाम से जाना जाता है, जो ब्लड का रक्त का थक्का बनाने में कार्य करती हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण वो निभाती हैं। बिम्बाणु यानी थ्रम्बोसाइट जिन्हें प्लेटलेट्स कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी बिम्बाणु के साथ हम चले जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका गतिविधियां नियंत्रित की जाती हैं तो क्लोरोप्लास्ट द्वारा या माइट्रोकांडिया द्वारा या साइटोप्लाज्म द्वारा या न्यूक्लियस द्वारा। तो जो सेल होती है यानी ये मान लो ये सेल है, सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, तो न्यूक्लियस ही जो है सारी गतिविधियों का नियंत्रित करता है। तो ऑप्शन नंबर डी यानी न्यूक्लियस यानी क्या केंद्रक जिसको बोलते हैं, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्याज परिवर्तित हो रूप है तो तने का है या जड़ का है या पत्तियों का है या फल का है। तो प्याज लहसुन आलू और अदरक हल्दी ये सब जिनको रखा गया है वो तने की कैटेगरी में रखा गया है, तो इसलिए राइट आंसर जो है तना हो जाएगा। एक बार फिर से सुन लीजिए, प्याज हो गया, लहसुन हो गया, अदरक हो गया, आलू हो गया, हल्दी हो गया, इन सभी को तने की कैटेगरी में रखा गया है। तो राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए के साथ हम चले जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधा कोशिका का पावर हाउस किसे कहा गया है। तो लाइसोसोम, सेंट्रोसोम या राइबोसोम या माइट्रोकांडिया। तो पावर हाउस ऑफ सेल किसे कहा गया है, तो माइट्रोकांडिया को कहा गया है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका माइट्रोकांडिया ही राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संतुलित भोजन में होता है सूक्ष्म या व व्यापक पोषण। ऑप्शन बी है विकास और वृद्धि के लिए भोजन पोषण, ऑप्शन सी है मक्खन और घी, ऑप्शन डी है पशु प्रोटीन। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सूक्ष्म यानी सूक्ष्म व व्यापक पोषण, तो ऑप्शन नंबर ए ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फलों को पकाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। तो मीथेन का या एथेन का या इथिलीन का या एसिटिलीन का। तो ऑप्शन नंबर सी एथिलीन जो दिया हुआ है इसका राइट आंसर एथिलीन के साथ हम चले जाएंगे। यानी पादप हार्मोन्स एक ये ऐसा ऐसा हार्मोन्स है जो गैसीय अवस्था में पाया जाता है, और ये अकेला हार्मोन है जो गैसीय अवस्था में स्रावित होता है, और ये फलों को पकाने में सहायता करता है। तो एथिलीन के साथ चले जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अंकुरण के लिए सामान्य किसकी आवश्यकता नहीं होती है। पानी की, प्रकाश की या हवा की या ताप की। तो पानी की या प्रकाश की या ताप की, हवा की। तो अंकुरण के लिए हमें प्रकाश और मिट्टी की आवश्यकता नहीं होती, तो ऑप्शन नंबर बी के साथ हम चले जाएंगे। यानी ऑप्शन नंबर बी ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चींटी सामाजिक कीट है। ऑप्शन ए है ये कॉलोनी में रहती है या जंगलों में रहती है, भाषा जानती है, भोजन वितरण करती है। तो ये कॉलोनी में रहती है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, DDT का उपयोग किया जाता है तो कीटनाशक के रूप में या उर्वरक के रूप में या दवा के रूप में या इनमें से कोई नहीं। तो DDT का छिड़काव जो है कीटनाशक के रूप में किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी जड़ है। तब जड़ के बारे में पूछा है, तो अभी अभी बताए थे इसके पिछले क्वेश्चन में हमने कि प्याज
आलू, अदरक, ये तीनों हमारे तने की कैटेगरी में आएंगे, तो इसलिए ये तीनों ऑप्शन हमारे कट जाएंगे। तो बचा गाजर, गाजर को हमें जड़ की कैटेगरी में रखा गया है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर गाजर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकास की प्रक्रिया में मनुष्य का सबसे निकटतम प्राणी निम्नलिखित में से कौन सा है? तो विकास की प्रक्रिया में तो बंदर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन दिया था बाघ, हिरण, गाय, बंदर, तो बंदर के साथ हम चले जाएंगे, यानी बंदर जो है मानव उद्विकास के जीव में माना जाता है, तो काफी मानव के निकटतम पूर्वज थे, तो ऑप्शन नंबर बंदर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निषेचित अंडाणु के इम्प्लांटेशन के लिए गर्भाशय कौन सा हार्मोन तैयार करता है? तो ऑक्सीटोसिन या प्रोलैक्टिन या थायरोट्रोपिन या प्रोजेस्ट्रॉन, तो ऑप्शन नंबर सी में दिया है प्रोजेस्ट्रॉन, इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी प्रोजेस्ट्रॉन के साथ हम चले जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पादपों और प्राणियों में यह अंतर है कि पादपों में चलन होता है, उपापचय होता है, या स्थानगत निरंतर वृद्धि होती है, या अपचयन होती है। तो पौधों में क्या होता है, स्थानगत निरंतर वृद्धि होती रहती है, जो कि मनुष्यों में जो है एक समय के बाद रुक जाती है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अम्ल की उपस्थिति हमारे पेट में होती है? सल्फ्यूरिक अम्ल यानी सल्फ्यूरिक एसिड, या हाइड्रोक्लोरिक एसिड, या नाइट्रिक एसिड, या पिक्रिक एसिड। तो HCl को हम जानते हैं, अमाशय जो है हमारा HCl को सिक्रीट करता है, जिससे हमारे भोजन का भंजन होता है, यानी भोजन को पचाने में सहायता करती है अम्लीय माध्यम में। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वयस्क मानव में रुधिर की रचना किसके द्वारा की जाती है? तो हृदय, या तिल्ली, या लाल अस्थिमज्जा, या पीत अस्थिमज्जा। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी के साथ हम चले जाएंगे। इन्हीं वयस्क मानव में जो रुधिर की रचना होती है वो लाल अस्थिमज्जा इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी के साथ हम चले जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य को रोटी चबाने पर मीठी क्यों लगती है? तो कार्बोहाइड्रेट शक्कर में परिवर्तित हो जाती है, या वसा शक्कर में बदल जाती है, या प्रोटीन शक्कर में बदल जाती है, या ऑप्शन नंबर डी दिया है इनमें से कोई नहीं। तो कार्बोहाइड्रेट का जो है शक्कर में परिवर्तित होना, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। इन्हीं जब हम मुंह में जो होती है हमारी कौन सी एंजाइम पाई जाते हैं? तो लार में टाइलिन नामक एंजाइम पाई जाती है, जिसके कारण कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है, और उसी से जो है कार्बोहाइड्रेट का पाचन होकर स्टार्च के रूप में यानी माल्टोज के रूप में परिवर्तित कर देता है, जिससे जो है रोटी हमें कुछ समय के पश्चात हमें मीठी सी प्रतीत होने लगती है, यानी मीठी लगने लगती है। तो राइट आंसर कार्बोहाइड्रेट शक्कर में परिवर्तित होना, ऑप्शन नंबर ए ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ पौधे के लिए सूक्ष्म पोषक होता है? तो ऑप्शन नंबर ए दिया है कार्बन, ऑप्शन नंबर बी दिया है ऑक्सीजन, ऑप्शन नंबर सी दिया है नाइट्रोजन, और ऑप्शन नंबर डी दिया है बोरान। तो पौधों के पोषक तत्वों के लिए एक माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, एक माइक्रो होते हैं। तो माइक्रो वो होते हैं जिन्हें कम मात्रा में आवश्यकता होती है, और मैक्रो वो होते हैं जिन्हें ज़्यादा मात्रा यानी ज़्यादा अमाउंट दीर्घ मात्रा में ज़रूरत होती है। तो हम इस प्रकार से याद कर सकते हैं, जो ज़्यादा अमाउंट में होते हैं यानी मैक्रो, मैक्रो की बात कर लेते हैं, यानी ज़्यादा अमाउंट में जो होता है NPK, CO, और भी सारे हैं, तो इतने याद कर लेते हैं। नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, कार्बन और ऑक्सीजन, तो ये जो है ज़्यादा मात्रा में अमाउंट में आवश्यकता होती है। जिसमें पूछा है सूक्ष्म, तो हम ऑक्सीजन दिया तो ऑक्सीजन कट जाएगा, कार्बन दिया तो कार्बन भी कट जाएगा, नाइट्रोजन दिया तो नाइट्रोजन भी कट जाएगा। तो सूक्ष्म मात्रा में ज़रूरत होती है, तो वो कौन से होते हैं सूक्ष्म मात्रा में ज़रूरत? वो बोरान हो जाएंगे। बोरान के अलावा भी जैसे मैग्नीज हो गए, कॉपर हो गए, जिंक हो गए, मोलिब्डेनम हो गए, क्लोरीन हो गए, इन सभी की मात्रा यानी थोड़े मात्रा में थोड़े अमाउंट में ज़रूरत होती है पौधों को। तो राइट आंसर जो है बोरान, ऑप्शन नंबर डी ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट के रूप में पुनः संग्रहण होता है, तो शुगर का, या स्टार्च का, या ग्लूकोज का, या ग्लाइकोजन का। तो मानव शरीर में जो कार्बोहाइड्रेट का सबसे पहले जो पाचन होता है, जो प्राथमिक भूमिका शरीर में सभी कुछ होते हैं, तो सभी कोशिकाओं में ऊर्जा की आपूर्ति रहती है। तो कार्बोहाइड्रेट जो है मूल रूप से शुगर तथा स्टार्च होते हैं। फिर उसके बाद ये भोजन के पाचन के समय ग्लूकोज में बदल जाते हैं, और जिससे शरीर को ऊर्जा मिलती है ग्लूकोज से, और जो अतिरिक्त ग्लूकोज बचता है उसे शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में संचित हो जाता है। तो ग्लाइकोजन को ही इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी ग्लाइकोजन की बात करते हैं, इसके अतिरिक्त जो शर्कराओं और वसा के रूप में भी बदलकर भंडारित किया जाता है। तो राइट आंसर ग्लाइकोजन के साथ हम चले जाएंगे, ऑप्शन नंबर डी ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विज्ञान जिसके अंतर्गत बुढ़ापे का अध्ययन करते हैं तो क्या कहा जाता है?
तो टेरेटोलॉजी के रूप में या जेरोंटोलॉजी के रूप में या लिम्नोलॉजी के रूप में या पेलियंटोलॉजी के रूप में। तो बात करते हैं टेरियंटोलॉजी की। तो इसके अंतर्गत जो है भ्रूणोद्भव यानी इसके दौरान भ्रूण की असमानताओं का अध्ययन किया जाता है। तो ये ऑप्शन हमारा कट जाएगा। भ्रूण का असमानताओं का अध्ययन करते हैं। और फिर है उसके बाद जेरेंटोलॉजी। तो ये राइट ऑप्शन जो है ऑप्शन नंबर जेरेंटोलॉजी ही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यानी बुढ़ापे का जो अध्ययन होता है जेरेंटोलॉजी होता है। और बाकी सी की भी हम देख लेते हैं। लिम्नोलॉजी क्या होता है, इसके अंतर्गत जो है स्वच्छ जलीय पारितंत्र का अध्ययन किया जाता है और साथ ही ये घोंघों का भी अध्ययन किया जाता है। और ऑप्शन नंबर डी जो दिया है पैलियंटोलॉजी के रूप में, तो पैलियंटोलॉजी के रूप में हम किसका अध्ययन करते हैं, इसमें जो है जीवाश्मिकी इसको बोलते हैं। इसके अंतर्गत जो है विलुप्त जीवधारियों और जीवाश्मों तथा विभिन्न कालों के अंतर्गत उनके वितरण का भी अध्ययन किया जाता है। बट इसमें पूछा है बुढ़ापे का अध्ययन, तो ऑप्शन नंबर बी जेरेंटोलॉजी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है लाछा कीट द्वारा लाछा उत्पादित होता है तो शरीर से स्राव के रूप में, शरीर से उत्सर्जन के रूप में, या मल पदार्थ के रूप में, या शरीर द्वारा अतिरिक्त भोजन के स्राव के रूप में। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा शरीर के से स्राव के रूप में। यानी लाख भारतीय लाछा कीट जो है लैसिफर होता है, अर्थात उसे टैकार्डिया लैग भी कहा जा सकता है। एक प्रतिकूल परिस्थिति में जो होते हैं शरीर से स्राव करते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो है इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ए ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित है, तो ऑप्शन ए है लैंगरहंस की द्वीप समूह की बीटा कोशिकाएं इंसुलिन का निर्माण करती हैं और लैंगरहंस की द्वीप कोशिकाएं ए होती हैं, इंसुलिन का निर्माण करती हैं। और ऑप्शन नंबर दिया है सी लेडिंग कोशिकाएं टेस्टोस्टेरोन और कार्पस ल्यूटियम प्रोजेस्टेरोन। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, यानी इससे पहले हम जान लेते हैं जो अंतःस्रावी अग्न्याशय ग्रंथि होती है जिसको मिश्र ग्रंथि भी बोला जाता है, वो बहिस्रावी अंतःस्रावी दोनों होती है। जो अग्न्याशय ग्रंथि होती है तो उससे 3 टाइप्स की सेल्स होती हैं, यानी एक अल्फा होती है और एक बीटा होती है और एक डेल्टा होती है। तो अल्फा जो होती है वो ग्लूकोज का निर्माण करती है और बीटा जो है वो इंसुलिन स्रावित करती है, इंसुलिन हार्मोन। और डेल्टा जो है ये अल्फा बीटा को संयोजित करती है, इन दोनों का वो करती है, कितनी अमाउंट में क्या निकालना है तो इनको करती है जो डेल्टा होती है। तो इस बीटा सेल से ही इंसुलिन हार्मोन्स निकलता है। तो ऑप्शन नंबर किसमें दिया है, यानी बीटा कोशिकाएं इंसुलिन निकालती है। तो ऑप्शन नंबर ए ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। इंसुलिन क्या होता है, इंसुलिन हार्मोन जो होता है वो ग्लूकोज का कंट्रोलर होता है। यानी अगर इंसुलिन की मात्रा हमारे बॉडी में ना बने या कम मात्रा में बने तो ग्लूकोज की मात्रा को जो ग्लूकोज होता है वो हमारे बॉडी में बहुत ज़्यादा, जैसे ग्लूकोज इंसुलिन कम हो गया तो ग्लूकोज को नियंत्रित करने वाला कार्य इंसुलिन का होता है। तो इंसुलिन काम करना बंद कर देगा तो ग्लूकोज की मात्रा हमारे ब्लड में जो है फैलने लगेगी, जिससे क्या है हम व्यक्ति को मधुमेह या डायबिटीज नामक बीमारी हो जाती है। तो ऑप्शन नंबर ए यानी लैंगरहैंस की दीपिकाएं जो बीटा सेल होती हैं उनसे इंसुलिन का श्रावण होता है। तो ऑप्शन नंबर बी ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इंसुलिन कहाँ से स्रावित होता है, तो हमारे शरीर में एक मिक्स्ड ग्लैंड होती है जिसको मिश्रित ग्रंथि बोलते हैं, जिसको अग्न्याशय ग्रंथि बोलते हैं। तो उसी से अल्फा बीटा और डेल्टा 3 सेल्स होती हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है साइनाइड जैसे पोटेशियम साइनाइड और सोडियम साइनाइड मानव के प्राणघातक हैं क्योंकि ये क्या करते हैं, तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए दिया है प्रोटीन संश्लेषण में अवरोधक उत्पन्न करते हैं। ऑप्शन बी है साइटोक्रोम ऑक्सीडेंट के साथ संयुक्त होकर इलेक्ट्रॉन परिवहन श्रृंखला को अंतिम चरण से रोकता है। तो ऑप्शन नंबर बी ही इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी बी के साथ हम चले जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है गिर राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किसके संरक्षण से संबंधित है, तो गिर राष्ट्रीय उद्यान जो है वो शेर से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका शेर इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी गिर राष्ट्रीय उद्यान अगर पूछा जाए कहाँ पे है, तो गुजरात के जूनागढ़ नामक स्थान पे स्थित है, जहाँ पे शेर यानी जिसे पैंथरा लियो कहते हैं तो उसी का संरक्षण हुआ है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन लिंग गुणसूत्र XY से संबंधित नहीं है। ऑप्शन दिया है, पहला टर्नर सिंड्रोम दिया है, सेकंड बी ऑप्शन दिया है क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, और सी दिया है डाउन सिंड्रोम, और डी दिया है हीमोफीलिया। इसमें जो टर्नर सिंड्रोम होता है ये जो है इसमें ये फीमेल में होता है। टर्नर सिंड्रोम जो होता है इसमें क्या होता है,
जैसे फीमेल का जो गुणसूत्र होता है, बात कर लेते हैं फीमेल के गुणसूत्र के बारे में। जैसे फीमेल का जो गुणसूत्र हुआ तो वो XX पाया जाता है, और जो मेल में गुणसूत्र होता है वो XY पाया जाता है। तो टर्नर सिंड्रोम में क्या होता है, जो X और X गुणसूत्र होता है तो एक जो है X गुणसूत्र वो बाहर चला जाता है। तो बाहर चला जाता है तो इसी को जो है टर्नर सिंड्रोम कहते हैं, जिसमें जो है जिसमें लेडी जो है वो बांझपन नामक हो जाती है, जिसमें अंडाणु नहीं बनते हैं, तो और X जो है बाहर निकल जाता है, तो ये टर्नर सिंड्रोम होगा। और क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम किसे कहते हैं, ये मेल में होता है। यानी मेल में कौन से गुणसूत्र पाए जाते हैं, तो मेल में जो है X और Y पाए जाते हैं। तो इसमें क्या होता है, एक जो X गुणसूत्र बाहर से आके जुड़ जाता है, तो इसे क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम कहते हैं। इसमें जो है पुरुष में होता है और बाहर से X आके इसमें जुड़ जाता है, जिससे जो है फीमेल के करेक्टर इसमें दिखने लगते हैं। अदर सिम्टम जो है फीमेल वाले करेक्टर दिखने लगते हैं जो मेल में का होता है। तो ये भी नहीं होगा, तो ऑप्शन ए और बी तो हमारा ऑप्शन कट जाएगा, क्योंकि ये XY गुणसूत्र से संबंधित है, इसमें पूछा संबंधित नहीं, तो ये ऑप्शन ए ऑप्शन बी कट गया। और बचा क्या हमारे पास, डी ऑप्शन हीमोफीलिया। तो हीमोफीलिया का होता है, ये एक जेनेटिक डिसऑर्डर है, यानी ये अनुवांशिक जनक बीमारी है, जिसमें क्या होता है, व्यक्ति को यदि चोट लग जाए तो ब्लड ब्लीडिंग होने लगती है, तो कुछ समय बाद रक्त का थक्का जम जाता है। तो बट इसमें क्या होता है, रोगी के ब्लड का थक्का नहीं जमता है, तो हीमोफीलिया का वो शिकार होता है, जो जेनेटिक डिसऑर्डर है, यानी जनरेशन बाय जनरेशन होता है। तो ये भी ऑप्शन हमारा कट जाएगा। तो बचा क्या हमारे पास, डाउन सिंड्रोम। तो ऑप्शन जो है XY संबंधित नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी डाउन सिंड्रोम ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, DNA दिरज्जिकी के एक नमूने के विश्लेषण ने 18% साइटोसिन दर्शाया है, तो इस नमूने में अन्य क्षारकों का प्रतिशत क्या होगा। इसमें जो है एडनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थायमिन, DNA का जो है नाइट्रोजन बेस होता है, और जो RNA में होता है एडनिन, गुआसिन, थायमिन की जगह यूरेसिल हो जाता है। तो हम बात करते हैं इसमें DNA के बारे में पूछा है, चलिए देख लेते हैं। एडनिन, गुआनिन, साइटोसिन और थायमिन। तो एडनिन जो होता है वो थायमिन के साथ जुड़ा होता है, यानी एडनिन के सामने थायमिन हम कर देंगे। और गुआनिन जो होता है वो एडनिन, गुआनिन, हाँ साइटोसिन, ये गुआनिन जो है साइटोसिन से जुड़ा होता है। तो एडनिन थायमिन बराबर संख्या में पाए जाएंगे उतने ही परसेंट में, और गुआनिन साइटोसिन उतने ही पाए जाएंगे। तो इसमें देख लेते हैं एडनिन थायमिन। तो एडनिन थायमिन 32% दिया हुआ है, इसमें दिया एडमिन थायमिन अलग अलग दिए, इसमें 18 दे दिया, इसमें 32% दे दिया, तो ये ऑप्शन कट जाएगा। इसमें थायमिन 18% और एडनिन 32%, ये भी ऑप्शन कट जाएगा। इसमें थायमिन 40% और एडनिन जो है 22%, ये भी ऑप्शन कट जाएगा। तो जिसमें एडनिन और थायमिन दोनों इक्वल होंगे, तो ऑप्शन नंबर एक ही हमारा स्पष्ट सही दिख रहा है। थायमिन और एडनिन जो होते हैं वो बराबर दिख रहे हैं, और बाकी गुआनिन जो है 18% होते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुक्ता उत्पादक जंतु है, एनलिडा संघ का, आर्थ्रोपोडा संघ का, या मोलस्का संघ का, या इकाइनोडर्मेटा का। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मोलस्का संघ का होगा। तो ऑप्शन नंबर सी के साथ हम चले जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओटोओवन प्राणियों में संकुचनशील धानी का कार्य होता है, तो जल संरक्षण या पाचन या परासरणी नियम या उत्सर्जन। तो प्रोटोजोइक जो प्राणी होते हैं, जैसे कि अमीबा, पैरामीशियम, अमीबा, पैरामीशियम, ये जो है, और यूग्लिना, ये सब जो है प्रोटोजोइक प्राणी हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी परासरणी नियमन इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी इसमें आस्मो रेगुलेशन की क्रिया होती है। जैसे मान लो ये अमीबा है, तो इसमें जो है वो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल यानी संकुचनशील धानी पाई जाती है, जिससे जो है इसमें यदि पानी की जो मात्रा है, यानी H2O की मात्रा ज़्यादा हो गई, तो जब ज़्यादा हो गई मान लो, तो फिर उसको निकालने का कार्य जो करता है वो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल यानी संकुचनशील धानी द्वारा ही होता है। तो इसीलिए इसमें जो परासरणी नियम बोला जाता है, तो परासरणी नियम ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी अमीबा जो है पानी की मात्रा ज़्यादा हो गई, तो संकुचनशील धानी यानी कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल जो मौजूद होता है उससे जो है पानी बाहर निकालता है, तो उसे परासरणी नियम कहेंगे। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल संवहन तंत्र लक्षण है
प्रोटोजोआ या पोरीफेरा या एनिलिडा या इकाइनोडर्मिटा। तो जल संवहन तंत्र जो पाए जाते हैं वो इकाइनोडर्मिटा संघ के प्राणियों में पाए जाते हैं। जैसे स्टारफिश जो होती है वो इकाइनोडर्मिटा के संघ की प्राणी है। तो ऑप्शन नंबर डी इकाइनोडर्मिटा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे ही डेली प्रैक्टिस सेट इस चैनल पे करवाए जाते हैं। यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।